आप कब तक वापस आएंगे? मरियम बच्चों की तरफ बहती नाक को सड़ करती हुई अरमान का हाथ पकड़कर रोते हुए पूछ रही थी। यार 1 महीने में वापस आ जाऊंगा, ऐसे रो कर तो अलविदा ना करो। चलो शाबाश, मुस्कुरा कर वदा करो वरना मेरा दिल तुम में ही अटका रहेगा। इसके आंसू अपने दोनों अंगूठों के पोरों से नरमी से साफ कर बड़ी मोहब्बत से गोया हुआ, अल्लाह हाफिज, जल्दी जाए जल्दी वापस आए। बमुश्किल अपनी जान को इजाज़त दी खुद से दूर जाने की, अल्लाह हाफिज। पेशानी को बड़े प्यार से चूमते हुए वो कमरे से बाहर निकला। मरियम, सारा सामान अच्छे से पैक किया है न तूने? कुछ भूल तो नहीं गई? इसकी मामी तेजी से पूछने लगी। जी जी मामी, सब रख दिया ये। वो जुकाम भरी आवाज में सर हिलाते हुए बोली, मगर नजर ना उठाई। नहीं चाहती थी कि वो देखें कितना करब है इन आँखों में। अरमान सब से अलविदा लेकर 1 माह के लिए बाहर मुल्क चला गया। अभी इसे गए 1 घंटा भी ना हुआ था कि रिहाना बेगम ने घर के सारे मुलाजिमीन का हिसाब करके इन्हीं काम से फारिग कर दिया। ऐसे डेले फाड़ कर भला क्यों देख रही है? नजर लगाएगी क्या मुझे? रिहाना बेगम को अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था। वो ब्यूटिशियन थीं। घर के एक हिस्से को इन्होंने अपने पार्लर के लिए मखसूस कर रखा था। उनके 2 बेटे थे, अरमान व आलियान। आलियान इन दिनों बाहर मुल्क गया हुआ था अपनी स्टडी के लिए। वो अच्छे खासे खाते पीते लोग थे। रिहाना बेगम शुरू में तो शौकी मगर अब सिर्फ वक्त गुजारी के लिए पार्लर चला रही थी। घर में 2 मुलाजिम रखे हुए थे, एक किचन के काम के लिए और दूसरा पूरे घर की सफाई सुथराई व कपड़े वगैरह धोने के लिए। मगर आज अचानक इन्होंने दोनों मुलाजिमीन को फारिग कर दिया था। ये देख मरियम उलझी। वो दोनों काफी सालों से इस घर में काम कर रहे थे। नहीं, आपने अचानक इन्हें क्यों निकाल दिया? वो उलझे लहजे में पूछ उठी थी। किसे निकालने की बात हो रही है? मरियम के मामू नूरा साहब आधी सुनी बात पर पूछने लगे। आपकी इस लाडली भांजी को तो निकाल नहीं सकती, तो जाहिर सी बात है मुलाजिमीन को ही निकाला होगा। आपको भी लड़कियों की बातों में घुसने का बड़ा शौक है। रिहाना बेगम अपना एक हाथ चेहरे के आगे पंखे की तरह उतरा कर लहराते हुए मुंह बसूर कर बोली। लड़कियों की बातें? नूरा साहब हैरत के गोते खाते बड़ी बड़ी आंखों में दुनिया जहां का एहतजाज लिए बेसाख्ता ही अपनी बेगम के अल्फाज दोहरा उठे। हम तो अभी मेरी उम्र ही किया है, अल्लाह झूठ ना बोलाए। 2 लोगों के सामने अरमान व आलियान के साथ खड़ी हो जाऊं तो वो छोटी बहन बोलते हैं। अल्लाह जाने क्या समाई थी मेरे माँ बाप के दिल में। बूढ़े गुड़ियों से खेलने की उम्र में तुम जैसे उम्र रसीदा मर्द से ब्याह दिया। वो मुंह बसूरते हुए बोली। तो मरियम के लिए अपनी हंसी रोकना मुहाल हुआ। किस कदर खुद को नन्ही काकी गुमान करती थीं वो, जब के ठीक ठाक उम्र थी उनकी। अब तो सफ़ेद बाल भी उगाए थे, जिसे आए दिन कलर करके छुपाया करती। उनकी हद से ज़्यादा छोड़ने की आदत कभी नहीं जा सकती। ये सोच मरियम ने सर झटका। अभी घर में लोग ही कितने हैं? हम 3 ही तो हैं, इसलिए मुलाजिमों को निकाल दिया। माफिर से ये जवान है न, हमारे घर में इतने काम थोड़ी होते, फिर मैं भी हाथ बटा दिया करूँगी इसका। वो बातों ही बातों में असल मौजू पर आए तो मरियम के मामू एहतिजाज पूछ उठे। तो क्या तुम घर का सारा काम इस बच्ची से कराओगी? अब इतनी भी कोई बच्ची नहीं है, आपकी भांजी। इसकी उम्र की लड़कियां शादी करके पूरा घर संभाल रही हैं। वो तेजी से सख्त लहजे में मुंह बगाड़ते हुए बोली। वो बच्ची है, पढ़ रही है अभी। फिर जब मुलाजिम अफोर्ड कर सकते हैं तो क्यों बच्ची को तंग करना? इसके मामू फौरा ही इसके हक में लड़ने उतरे। तो क्या पढ़ने वाली बच्चियां घर के काम नहीं करती? आपने कौन से कल को इससे नौकरी करानी है जो मेरे बेटों के बराबर लाने पर तले हैं इसे? मैं तो कहती हूँ पढ़ाई छुड़वा कर घर बैठाए उसे। कहीं अपनी आवारा माँ की तरह भाग गई तो क्या करेंगे हम? मरियम को अंदाजा नहीं था इसकी मामी अरमान के जाते ही अपने रंग गिरगिट की तेजी से बदलेंगी। अरमान के सामने तो वो बड़ी मीठी छुरी बनी रहती थी, मगर इसके जाते ही जैसे जहर उगलती मालूम हुई। मरियम को लॉ की पढ़ाई के लिए यूनी में एडमिशन अरमान ने दिलाया था, जिसे
अभी सिर्फ 3 दिन ही हुए थे। उनके आखिरी जुमले रूह तक को छलनी कर गए, आंखों में आंसू भर आए। अपनी मां के मुताल्लिक आज तक लोगों को सिर्फ बुरा कहते ही सुना था, और बाप इसका तो कुछ पता ही नहीं। कौन था, कहाँ था भी या नहीं, कुछ खबर नहीं उसे। रिहाना बस करो जो मुंह में आता है, बोलती चली जाती हूँ। नूरा साहब भपर कर चिल्लाए। अपनी बहन कोमल से बहुत मोहब्बत थी इन्हें, वो जुड़वा बहन भाई थे। कोमल ने भागकर निकाह करने के बाद सिर्फ अपने भाई नूरा को, जो इन दिनों बाहर मुल्क में था, कॉल करके बताया था कि उसने फहीम बख्श से निकाह किया है, जो इसका क्लास फेलो है। नूरा साहब कभी फहीम से ना मिले, सिर्फ वो ही मरियम के ननियाल में वाहिद थे जो इल्म रखते थे कि मरियम के बाप का नाम फहीम बख्श है। लेकिन इन्होंने कभी भी मरियम को इस मुताल्लिक कुछ ना बताया, और बताते भी क्यों। इस जालिम आदमी ने अपनी 2 साला बच्ची को बीवी के मरते ही ननियाल में फेंक दिया था, और फिर कभी पलट कर ना पूछा। एक लड़की जो अपना नाम नूरी बता रही थी, वो मरियम को छोड़ने आई थी। उसी ने बताया कि कोमल की दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान सीढ़ियों से गिरकर हादसाती मौत हो गई है, और मरियम को संभालने वाला अब कोई। लो जी, सच कहो तो आग लग जाती है। रिहाना बेगम खड़े होकर हाथ नचाते हुए बड़ी अदा से तीखे लहजे में बोली, तुम चुप हो रही हो या नहीं? नूरा साहब गुस्से से आग बबूला होकर चिल्लाए। अल्लाह अल्लाह, अब किया बुढ़ापे में इस लड़की की वजह से मुझे मारेंगे। बस यही दिन देखना रह गया था। मेरी जिंदगी में मेरे जवान बच्चे किया रे, आप तो मुझे अपनी भांजी के लिए मारने चल दौड़े, नागिन कहीं की। अपनी मां की तरह दूसरों की खुशियां खाने वाली। अब तो तेरा कलीजा ठंडा हो गया होगा। हम मियां बीवी को लड़वा कर, मगर मैं भी अपने नाम की रिहाना हूँ, तुझे छोड़ोगी नहीं मैं सनी कहीं की। रिहाना बेगम पहले तो जाहिल औरतों की तरह अपने सीने पर जोर जोर से हाथ मारकर रोते हुए चीखने लगी। वो ख्वाह मुख्वा वावला कर रही थी, जो उनकी आदत में शामिल था। फिर अपनी तोपों के दहाना बेचारी मरियम की जानिब कर दे। किस्मत भी क्या चीज है, बाप के जिंदा होते हुए भी दूसरों के टुकड़ों पर पलने पर मजबूर थी वो। यही वजह थी कि वो जल्द से जल्द अपने पांव पर खड़ी हो जाना चाहती थी। उनकी बातें इसका दिल भारी कर गई थीं। दिल चाहा फूट फूट कर रोए वो ये सोचकर, और टूटी कि आज तो पहला दिन है, अभी तो अरमान के वापस आने में पूरा महीना है। कितनी ही देर गुजर चुकी थी, मगर गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऊपर से कान पर बजते अंग्रेजी गाने। ये कौन है, अंग्रेज का बच्चा, इसके कानों में दर्द नहीं हो रहा? मेरे तो कान सुन होने लगे हैं। वो अपने कान फांसा झुंझलाते हुए मसलते गुस्से से बड़बड़ाया। अब तो चक्कर आने लगे थे। आह, जाहिल को गाड़ी चलाना भी नहीं आता क्या? गाड़ी की स्पीड शायद बढ़ा दी गई थी, जिसके सबब डगी में रखा सामान अब इसके सर से टकरा रहा था। अल्लाह अल्लाह करके कुछ घंटे गुजरने के बाद जब गाड़ी रुकी तो इसकी हालत गैर हो रही थी। वो बस डगी से बाहर निकलना चाहती थी। गाने बंद हुए तो वो समझ गई कि अंग्रेज का बच्चा गाड़ी से उतर रहा है। इसने जोर जोर से डगी बजाना शुरू की, जिसकी आवाज पर चुपकर वो डगी की जानिब आया। डगी खोलते ही जूनी को देख इस हैंडसम लड़के की आंखें हैरत से बड़ी हुईं। तुम चक्कर आने के सबब इसका जहन काम नहीं कर रहा था। जो एक चीज इस लम्हे उसे याद थी वो था इस बंद जगह से बाहर निकलना। इसने लड़के को ना देखा, सिर्फ इसकी सफेद टी शर्ट देखी, जो बाहर निकलने की गर्ज से उसने मुट्ठी में भैंची। फिर इसके सहारे से चकराते सर के साथ उठने लगी। तुम मेरी गाड़ी में कैसे? शाह मीर अभी हैरत से पूछ ही रहा था कि जूनी ने उसकी सफेद टी शर्ट पर उल्टी कर दी। यक वो फौरा ही घिन खाता इसका हाथ झटक कर दूर हुआ, मगर तब तक देर हो चुकी थी। जूनी के इस अमल पर इस नौजवान का दिल शिद्दत से चाहा कि उसे शूट कर दे। ये किया कर दिया तुमने? वो खासा चिढ़ते हुए अपनी शर्ट को उंगलियों से पकड़कर अपने जिस्म से दूर करते कराहत भरे लहजे में इस्तिफसार करने लगा। सूरी उल्टी करने के बाद अब वो काफी बेहतर महसूस कर रही थी। वो डगी से उतरी तो सर फिर चकराने लगा, उसे फिर उल्टी आ रही थी।
मुझे उल्टी आ रही है, वो पीठ पकड़ कर नीचे की जानिब ठंडी रेत पर झुकते हुए बोली। वो नंगे पांव अपने सफ़ेद यूनिफॉर्म में मलबूस थी। इसे फर्श की सख्ती महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि लगा जैसे पांव ठंडी रेत पर हो। इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसने ध्यान ना दिया। चलो मेरे साथ, तुम इसकी हालत देख। वो आंखें झुंझलाने वाले अंदाज में घुमाते हो इसकी नाजुक कलाई पकड़कर अपने साथ खींचने लगा। वो आगे चले तो लोग उनसे टकराने लगे। हेलो शाहमीर। हर लम्हे बाद इससे कोई टकरा रहा था, लेकिन वो सबको बिटका कहता हुआ इसे पकड़कर हट की सीढ़ियां चढ़कर इसे ऊपर कमरे में ले आया। वो साहिल समंदर के सामने बना एक खूबसूरत वाओ आलीशान बीच हट था। जाओ, अंदर वॉशरूम है। वो फौरा ही अपना सर पकड़े अंदर चली गई। जब फरश होकर बाहर निकली तो सामने ही शाहमीर बेड के पास शर्टलेस खड़ा नजर आया। इसकी खूबसूरत बॉडी देख, वो महबूब हबी इस लड़की की आंखों में उभरी सताइश देख शाहमीर के चेहरे पर हल्की सी शरारत भरी मुस्कान बिखरी। वो अपनी ठोड़ी पर उंगलियां मसलते इसकी जानिब आया। कहो तो करीब आ जाऊं, ताड़ने में आसानी होगी। इसके अबरू उचका कर टोकने पर वो हवासों में लौटी थी। फौरा ही सर झटक कर अपने नीचे का हुंक बेदर्दी से चबाने लगी। दिल की स्पीड इस कदर तेज हो गई थी कि लगा धिक धिक करता बाहर ही निकल आएगा। रास्ता छोड़ो, मुझे भी फरश होना है। उसके कहते ही वो फौरा रास्ते से हटी। वो वॉशरूम में गया तो उसने सिक्का सांस लिया, जैसे इस हसीन नौजवान की मौजूदगी में सांस भी ना ले पा रही हो। वो बेड पर बैठ गई थी। ओ सूरी में समझी, मेरा फ्रेंड शाहमीर है। यहाँ एक लड़की अचानक ही दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आई थी, लेकिन जूनी को देख लचकदार अंदाज में माजरत करती हुई वापस जाने लगी। वो वॉशरूम में है, फरश हो रहा है। जूनी इस लड़की का तनकीदी निगाह से सरता पांव जायजा लेने लगी, जो डार्क लाल रंग की शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में मलबूस थी। मैगजीन वाओ टेलीविजन में ही देखे थे ऐसे लिबास जो वो जेबतन की हबी थी। सानुली रंग पर खासा मेकअप किए वो खूबसूरत लगी जूनी को, खास तौर पर इसकी रेशमी बिखरी जुल्फी। जूनी को वो कोई मॉडल लगी। वो मॉडल लड़की शाहमीर की फ्रेंड है, ये बात उसे हैरान कर गई थी। शाहमीर तो उसे अल्लाह ताला की गाय लगता था, जो कभी इससे ना लड़ा, ना कभी खानदान के किसी मामले में बोला, ना कभी किसी चीज़ पर एहतजाज किया। और सिर्फ वो ही क्यों, पूरा खानदान ही शाहमीर को परफेक्ट वाओ शरीफ लड़के की इमेज से देखता था, जो कभी अपने हक के लिए भी ना बोले। मगर इसकी फ्रेंड देखने के बाद जूनी को महसूस हुआ वो कुछ ज्यादा ही सीधा समझ बैठी है उसे। एनी, तुम हो क्या? अंदर से फौरा आवाज आई। शायद शाहमीर ने उसकी आवाज सुन ली थी। इसने फौरा जवाबी आवाज लगाई, यार कोई ड्रेस दो, मेरा खराब हो गया है। ओके, वो मुस्कुरा कर कहती अलमारी की जानिब बढ़ी। जूनी ने देखा, उसने एक पेनट निकालकर शाहमीर को दी और टी शर्ट वाओ टॉवल हाथ में पकड़कर खड़ी होगी। वो पेनट पहनकर बाहर निकला। इसके काले घने बाल गीले थे, जिनसे पानी की बूंदें गिर रही थीं। एनी ने फौरा ही उसे टॉवल दी। ये तो बहुत ही बेशर्म है, पता है कमरे में दो लड़कियां हैं, फिर भी ऐसे ही निकल आया। उसे देखते ही एक लम्हे के लिए आंखें हैरत से फैली, लेकिन अगले ही लम्हे वो मुंह मोड़कर खड़ी हो गई। इसके अमल पर शाहमीर के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आई। यू लक डिशिंग डायर। इसकी दूधियाई रंगत पर सकस पैक है, बस किसी की भी नजरों को सतायशी कर दी। एनी फिदा फिदा लहजे में इसकी खूबसूरत बॉडी को देखते हुए बोली, आई नो। वो खासा मगरूर लहजे में जवाब दे हुआ, साथ साथ टॉवल बेड पर डालकर एनी के हाथ से ब्लैक टी शर्ट ली। टी शर्ट पहनते ही इसकी नज़र अपनी जानिब पुश्त किए खड़ी यूनिफॉर्म में मलबूस लड़की पर गई। ये स्कूल की बच्ची कहाँ से पकड़ लाए तुम? अब ये मत कहना ये बच्ची तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। एनी इसके कान के पास मुंह लाकर मज़ाक का खेज अंदाज में पूछने लगी, कजिन है मेरी। ओ, पहली बार तुम अपने किसी रिश्तेदार को पार्टी में लाए हो? वो मुस्कुराते हुए बोली, जिसके जवाब में वो फकत मुस्कुरा दिया। क्या बताता कि वो नहीं लाया? ये आफत खुद ही डगी में बैठकर इसके साथ आ गई है।
ओए नीचे आ जा यार, सब इंतजार कर रहे हैं तेरा। एक लड़का तेजी से आकर बोला। आ रहा हूँ, वो मुस्कुरा कर कहते जूनी को देखने लगा। इसका किया करूँ अब पहली बार जिंदगी में किसी की फिक्र लाहक हुई, पहली बार एहसास जिम्मेदारी हुआ। एनी इसका ख्याल रखना। ओके ओके डियर, वो फौरा ही मुस्कुराते हुए बोली। इसके जाते ही एनी इस यूनिफॉर्म में मौजूद लड़की को तनकीदी निगाह से देखने लगी। वो यूनी के चार्मिंग हीरो शाहमीर बख्श चौधरी की कजिन है। यही बात कबूल करना बहुत मुश्किल था इसके लिए। वो गया, अब तुम मुड़ सकती हो। वैसे तुम्हारा नाम, इसके कहते ही जूनी ने मुड़कर उसे देखा। शाहमीर अब कमरे में मौजूद ना था। जोनेशा प्यार से जूनी बुलाता है। ओ नायस नीम, वैसे तुम पार्टी में स्कूल यूनिफॉर्म में क्यों आए हो? और रैनी ने उलझे हुए लहजे में इस्तिफसार किया, साथ साथ निगाह इसके नंगे पाँव पर भी की। इसने दानिस्ता तौर पर अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया था, लेकिन जूनी समझ चुकी थी इसकी अनकही बात का मतलब। वो मैं गलती से आ गई हूँ। गलती से हम, फिलहाल हम उस वक्त कहाँ हैं? वो अनजाने लहजे में पूरे कमरे पर नज़र दौड़ाते हुए पूछने लगी। वहाँ खासा तेज हवा चल रही थी, जो बहुत तरोताज़ा कर देने वाली थी। तुम उस वक्त मेरी पार्टी में हो डियर, और अब जब तुम आ ही गई हो तो चलो थोड़ा इंजॉय कर लो, वो कहते हुए अलमारी की जानिब बढ़ी। ये यूनिफॉर्म पार्टी के लिए ठीक नहीं, इसलिए ड्रेस चेंज करना ज़रूरी है। उसने एक सफ़ेद टी शर्ट व ब्लैक पैंट इसके आगे करते मुस्कुराते हुए कहा, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। वो मुंह बगाड़ते हुए कहने लगी, तो अब पहन लो, क्योंकि पार्टी में तो सब ऐसे ही पहने हुए हैं, और फिर ये कम्फर्टेबल रहेगा। यूनिफॉर्म में थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम कोई बच्ची लग रही हो स्कूल की, इसके मुंह बसूर कर मज़ाक का खेज अंदाज में कहते ही वो तेजी से बोली, मैं बच्ची ही हूँ, अभी तो मैट्रिक का इम्तिहान भी नहीं दिया है मैंने। ओके, मगर पार्टी में अगर तुम यूनिफॉर्म पहन कर फरोगी तो सब तुम्हें ही दुनिया के आठवें अजूबे की तरह देखेंगे, जो बहुत अजीब लगेगा। इसकी बात सुन वो थोड़ा झम गई थी। मुझे घर जाना है, तुम शाहमीर को बल्ला दो। वो मगरिबी लिबास पहनने के लिए तैयार ना थी। वो तो अभी बहुत बिजी है, तुम्हें वेट करना पड़ेगा डियर। वो होंठों पर मस्कान सजाए मुफाहमाना अंदाज में गोया हवी। मेरी मानो ये पहन लो, तुम पर अच्छा लगेगा। वैसे भी तुम्हारा यूनिफॉर्म थोड़ा गंदा हो गया है। उसने अपने यूनिफॉर्म की जानिब देखा, जो वाकई गंदा हो रहा था। कमीज शलवार वगैरह नहीं मिल सकता? नहीं डियर, ये ही है बस। मजबूर होकर वो ड्रेस चेंज करने चली गई थी। सफ़ेद टी शर्ट व ब्लैक पैंट पहने जब वो बाहर निकली तो एनी उसे देख मतमीन अंदाज में मुस्कुराने लगी। बाल वगैरह बनाकर नीचे आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। ओके डियर, एनी की कर उसे कमरे में अकेला छोड़कर चली गई। वो ड्रेस इसकी खूबसूरत फिगर को खासा नुमाया कर रहा था। वो आईने के सामने खड़ी होकर अपना खुद का जायजा लेने लगी। वाह, मैं तो बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, बिल्कुल किसी मॉडल की तरह। वो जैसे खुदी पर फिदा हुई। बालों को पोनी में कैद कर वो कमरे से निकली। बस कमरे का दरवाज़ा खुलना था कि लाउड म्यूजिक कान की समाअत को फाड़ता महसूस हुआ। उफ, ये तो कान ही फाड़ देंगे मेरे, वो झुंझला कर कहती हुई बाहर निकली। इस फ्लोर पर 3-4 कमरे और थे, इसके बावजूद बाहर सोफे पर एक कपल नाजेबा हरकत में मशगूल नजर आया, जिन्हें देख इसकी आंखें हैरत से फटीं। इस तरह का मंजर उसने जिंदगी में पहली बार देखा था। इसके तो दिमाग ने ही काम ना किया। इधर चलो तुम, वो अभी इन्हीं सुन दिमाग के साथ देख ही रही थी कि इसका नाजुक हाथ पकड़कर किसी ने खींचा, जिसके सबब इसका दिमाग वापस हवासों में लूटा। शाहमीर इसका हाथ पकड़कर खींचते हुए नीचे ले आया था। रंग बरंगी लाइट्स, लाउड म्यूजिक पर नाचते नौजवान लड़का लड़की, बेहुदा मगरिबी लिबास में मलबूस लड़कियां, ये सब इसकी हालत गैर कर गया था। ये कैसी जगह लाए हो तुम मुझे? वो हैंडसम लड़का उसे नाचते हुए बदमस्त लोगों के दरमियान से निकालता हुआ बिल्कुल बाहर गाड़ियों के पास ले आया था। जूनी ने तब देखा वो साहिल समंदर पर थे। सामने ही समंदर ठाठे मारते हुए नजर आ रहा था। सूरज ढलने के करीब था, इसकी जर्द किरणें आसमान पर फैली नजर आ रही थीं। समंदर पर
डूबते सूरज का मंजर निहायत दिलकश था। वो हैरान हवी थी, ये कहाँ ले आया था शाह मीर उसे। जूनी कभी अपने गांव से बाहर नहीं निकली थी। गांव तो दूर की बात, इसे तो हवेली से भी ज्यादा देर बाहर निकलने की इजाजत ना थी। जबकि उसका बाप शहर आता जाता रहता था, लेकिन इसे लेकर कभी ना गया। बचपन में जिद किया करती थी वो अपने बाप से कि उसे शहर लेकर जाए, मगर होश संभालने के बाद उसने जिद करना छोड़ दी। नाज अठवाने की तमन्ना तो कब, उसने तो बहुत वक्त हुआ अपने बाप से मोहब्बत की उम्मीद भी छोड़ दी थी। शाह मीर ने उसे गाड़ी के पास लाकर छोड़ा तो वो भपर कर पूछ उठी, मिलाया? वो छोटी ऊँखी कर तंजिया निगाहों से घूरते सवालिया अंदाज में पूछने लगा, डगी गर्ल, उस वक्त तुम मुझसे बात ना ही करो तो बेहतर है। चुपचाप अब गाड़ी में बैठो और निकलना नहीं बाहर जब तक मैं ना वापस आ जाऊं। समझी? वो खासा बरहमी से कहता, अपनी गाड़ी का डोर खोलकर इसे हाकिमाना अंदाज में बैठने का इशारा करने लगा। इसका हाकिमाना लहजा जूनी के गुस्से को दावत दे गया था। ओ, तो खानदान के परफिकट वाओ शरीफ बेटे का असल रूप ये है। एक औबाश वाओ बिगड़ा अमीर ज़ादा। यहाँ मुझे मेरे हक की पढ़ाई करने से रोका जा रहा है और तुम शहर आकर लो पढ़ने के बहाने अयाशी करते फिर रहे हो। इसका खून खोल गया था ये देख कि बख्श खानदान के पोते तालीम के नाम पर कैसे अयाशी करते फिर रहे हैं और इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं। जबकि उसे दोनों से तहखाने में बंद किया हुआ था, सिर्फ एक पेपर देकर आने के जुर्म में। यह नाइंसाफ़ी की इंतहा ना थी तो और किया था। इसकी वज़मी में उन लोगों में नहीं। वो फौरा ही एहतिजाज बोल उठा, मगर तुमने कभी रोका भी तो नहीं, मेरा कभी साथ भी तो नहीं दिया। जूनी भपर कर इसकी सरमी आँखों में झांकते हुए बोली, और क्यों रोकता, मैं क्यों देता तमधारा साथ। उसने निहायत बेनियाजी का मुजाहरा करते बलूरी आँखों में अपना अक्स देखते सवाल के। इसकी बेनियाजी वाओ ठंडा रवैया जूनी के तन बदन में आग लगा गया था। आह, अगले ही पल ना आग देखा ना ताओ, एक जोरदार मुक्का बख्श खानदान के शहजादे के मुंह पर जड़ दिया। क्योंकि हमला अचानक वाओ इसकी तवक्को के बिल्कुल बरखिलाफ था, तो जबरों के साथ साथ दिमाग भी हलता महसूस हुआ। पहली बार जिंदगी में किसी लड़की से मुक्का खाया था, वो भी इतना जानदार के लम्हा भर में सर चकरा गया। तेरी, उसने भी पलटवार करने के लिए अपना हाथ उठाया। एगो शदीद हरट जो हो गया था, मगर हाथ हवा में ही रुक गया। याद जो आ गया था, वो एक लड़की है और चाहे कितना भी गुस्सा हो, अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जा सकता था वो। जबकि मुकाबिल बगैर किसी खौफ के उसके उठे हाथ को देख रही थी। रुक क्यों गए? मारो न, देखाओ न मुझे अपनी 100 कोल्ड मर्दांगी, जिसे आदत है तुम लोगों की हम कमजोरों पर हाथ उठाकर दिखाने की। तुम भी अपने बाप दादा वाओ चाचा जैसे हो, पढ़े लिखे जाहिल। अभी वो गुस्से से निडर लहजे में बोल ही रही थी कि मुकाबिल तेजी से इसके गुलाबी होंठों पर अपनी शहादत की उंगली रख गया। शश, वो इसके मुंह पर उसके बाप दादा को जाहिल की रही थी। यकीना गुस्सा सिवा नेज़े पर था। आंखों में सुर्ख डोरी उभर आए। इसका गुस्सा वैसे भी खानदानी था, जला देने वाला, सब तबाह कर देने वाला, मगर इसके बावजूद वो कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा था। दूसरे हाथ की मुट्ठी इस कदर भैंचली थी कि नसें उभर आए, लेकिन वो लड़की बजाय चुप हो जाने के उसके गुस्से की आग को मजीद भड़काने के लिए अपनी तेज जबान से आग में घी डालने का काम बखूबी जारी रखे हुए थी। सिर्फ इसकी तेज जबान को रोकने के लिए उसके गुलाबी होंठों पर उंगली रखी थी, लेकिन क्या खबर थी वो तो चुप हो जाएगी, मगर कहीं और तहलका मच जाएगा। वो इसका दिल था जिसके जोर जोर से धड़कने की आवाज़ वो अपने कानों से सुन रहा था। ये पहली बार था जब किसी लड़की को छूने पर दिल धड़का हो। वो क्या बोलने वाला था ये तो भूल ही बैठा, बस निगाहें इसके होंठों पर अटक गई। इन गुलाबी होंठों की नरमी, इसकी उंगली को अजीब सा करंट लगा गई थी, ऐसा करंट जो पूरे वजूद में सरायत करता महसूस हुआ। दूसरी जानिब
वो इसके अचानक होंठों पर उंगली रखने पर पहले हैरान फिर भड़क उठी। फौरा ही इसकी उंगली अपने होंठों से झुंझला कर हटाई। अब हाथ लगाया न तो नौ कसम ये जूनी तुम्हारा हाथ तोड़ देगी। वो शर्मी भपर उठी थी। नसीहत आमेज लहजे में वारन किया। इसकी आंखों में उभरा गुस्सा देख वो मुस्कुराया। क्यों फेलिंगस जाग रही हैं? कोई नी बात नहीं, हर लड़की का मेरी नज़दीकी से यही हाल होता है। वो खासा मगरूर लहजे में स्मार्ट मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोला। इसकी मगरूरियत देख मुकाबिल तलमला उठी जूनी ने महसूस किया वो निहायत खुदपसंद मर्दों में से है। होता होगा मगर मैं उन जैसी नहीं, बल्कि अब तो मुझे दिख हो रहा है कैसे मैं आज तक तुम जैसे औबाश लड़के को अल्लाह ताला की गाय समझती रही, मगर अब सोच लिया मैंने। लगवाऊंगी एक अदालत इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ और पूछूंगी इब्राहिम बख्श व फ़हीम बख्श से कि लो के नाम पर अयाशी करने की इजाज़त देना। किया उनके ख़ानदान के कदीम रस्म व रिवाज व उसूलों के मुताबिक है। देखूंगी फिर सारे उसूल सिर्फ कमज़ोरों के लिए हैं या अपने लाडले पोतों पर भी कुछ जोर चलता है। उनका वो दिल जली थी। फौरा ही भपर कर दंत पैसते हुए आंखों में आंखें डाल बोली। सीन लायक में मासूम कुछ ना करते हुए भी तमधारी हेट लिस्ट में हूँ। वो दोनों हाथ सीने पर फुर्सत से फौलट कर छोटी आंखों से बगौर इस लड़की के सुर्ख चेहरे को देखते दुनिया जहां की मासूमियत चेहरे पर सजाए बोला। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे। शाहमीर रेस शुरू करनी है, चल। इसका दोस्त दानियाल दूर से ही उन दोनों को बगौर देखते उसे बुलाने लगा। ये टॉपिक बाद में कंटिन्यू करेंगे, अभी मुझे जाना है, तुम गाड़ी में बैठो। वो हाकिमाना अंदाज में कहने लगा। मुझे घर जाना है। वो मुसलसल एहतजाज कर रही थी मगर मुकाबिल ने एक ना सुनी। उसका बाजू पकड़ गाड़ी में बैठा कर गाड़ी को लॉक करके चला गया। ओ बिगड़ील शहजादे, मुझे घर जाना है, गधा कहीं का, मुझे अंदर लॉक करके चला गया। वो शीशे को दोनों हाथों से बजाकर चीख रही थी मगर वो तो उसे अंदर लॉक करके जा चुका था। कौन थी वो होटी? दानियाल ने शरारत से पूछा। होटी? वो खासा इतराज़ी लहजे में। कजिन है मेरी, 18 साल की लड़की है अभी। इसकी आंखें गसीली थीं। ये जुमले अदा करते वक्त निहायत जताते हुए कहा। दानियाल इसे हैरत से देखने लगा। इसकी आंखें अंगारे बरसा रही थीं। अच्छा, समझ गया, छोटी बच्ची है, फिर इसे क्यों लाया ये यहाँ? वो जहन में चलने वाला सवाल पूछे बगैर ना रह सका। मैं लाऊंगा उसे, मेरी अकल किया घास चरनेगी है कि बख्श खानदान की इकलौती बला को अपने साथ लाऊं। वो खुद आई है डगी में बैठकर। वो मुंह बसूर कर सर झटकते हुए बोला। नहीं जानता क्या चीज़ ज्यादा बुरी लग रही थी, इस लड़की का साथ आना या अपने दोस्त का उसे होटी बुलाना। डगी में बैठकर वाकई इसका हैरत के मारे मुंह खिला था कि वो लड़की घंटों की मसाफत तय करके गाड़ी की डगी में बैठकर आए है। जब काफ़ी देर गुजरगी और वो चीख कर निढाल होगी तो खामोश होकर डैशबोर्ड पर अपने पाँव रखकर सीट को कंफर्टेबल करके आंखें मौनद ली। लेकिन भूख के सबब नींद भी ना आए। आंखें खिली तो सूरज आखिरी सलाम दे रहा था। ऐसा मंजर जिंदगी में पहली बार देखा था उसने। बहुत दिलकश व रूह को ताजगी देने वाला मंजर लगा। वो मुकम्मल सूरज डूबने तक खुशी से गाड़ी में बैठी रही। जैसे ही सूरज डूबा वहाँ सफ़ेद लाइट सुन हो गई थी। साथ साथ उसने काफ़ी दूर से कार की रेस लगती देखी। इसे भूख लग रही थी। भूख हर गुजरते लम्हे के साथ शदीद होती जा रही थी। वो दुनिया का हर सितम बर्दाश्त कर सकती थी मगर भूख नहीं। इसके हाथ पांव कपकपाने लग जाते थे अगर वक्त पर खाना ना मिले। ये अंग्रेज की औलाद गधे का बच्चा, इसे कोई एहसास है या नहीं है न आखिर बख्श खानदान का पोता मुझे इस गाड़ी में बंद करके चला गया। अब मैं क्या करूं? वो फिर से खिड़की पर हाथ मारकर बजाने लगी मगर वहाँ कोई ना था जो इसकी आवाज़ सुनता। इसका भूख के सबब अब कलीजा खींचने लगा था। जब किसी ने मदद की पुकार ना सुनी
तो कोई चीज ढूंढने लगी जिसकी मदद से गाड़ी से बाहर निकल सके। चूहे जोर व शोरों से पीठ में धमा चौकड़ी मचा रहे थे, जिसके सबब दिमाग मफलूज होता जा रहा था और शदीद गुस्सा आने लगा। बहुत हो गया, ये कहते ही इसने डैशबोर्ड पर रखा शीशे का परफ्यूम उठाकर जोर से डोर के शीशे पर दे मारा और खुद नीचे की जानिब झुक गई, जिसके सबब शीशा धमाके से टूटा। शक्कर, वो टूटे हुए शीशे से बाहर निकलकर गाड़ी की छत पर खड़ी हुई, फिर स्लाइड की तरह इस पर से फिसलकर नीचे उतरी। अरे तुम कहाँ गायब हो गई थी? एनी, इसे जूस पीते देख तेजी से इसके पास आकर फकरमंद लहजे में इस्तिफसार करने लगी। और ये तुम्हारे हाथों पर खून कैसे लगा? गाड़ी से निकलते वक्त कुछ कागज के टुकड़े इसके हाथ में चुभ गए थे, लेकिन भूख की शिद्दत से उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, इसलिए उसे तकलीफ का एहसास ही ना हुआ। वो बीच हट में दाखिल हुई, जहाँ पहले की तरह लड़के लड़कियां दुनिया जहां से बेखबर चपक चपक कर नाचते हुए नजर आ रहे थे। इसके पास से वेटर जूस के गिलास लेकर गुजरने लगा, जिसे उसने रोककर धड़ाधड़ जूस के गिलास पीना शुरू कर दिए थे। वो गधा कहाँ है? इसकी बात को सुनकर अगनूर करते दंत पैसते हुए पूछा। कौन? मुकाबिल नासमझी से शाह मीर गधा खासा तपे लहजे में अपनी मुराद वाज़ेह की, जिस पर मुकाबिल हैरत से उसका चेहरा तकने लगी। तुम पहली हो जो उसे गधा की रही हो, वरना लड़कियां अपनी जान कहती हैं उसे, एनी ने खासा जताते हुए कहा, जिस पर वो मुंह बसूरते तेजी से बोली। अंधी होनेगी सारी। ओ, तुम तो बची बड़ी गरम मिजाज हो, थोड़ा कूल हो जाओ, चलो बाहर चलते हैं। वैसे भी बाहर रेस हो रही है, रेस को मारो गोली। क्या तुम्हारी पार्टी में इस बेजायका जूस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा? वो तेजी से मुंह बिगाड़कर सारा जूस एक सांस में गले में उतारते हुए बोली। क्यों नहीं मिलेगा भी? रुको, मैं वेटर से कहती हूँ। वो मुस्कुराकर मेहमान नवाज बनते हुए बोली। जरा जल्दी, भूख के मारे जान निकल रही है मेरी। अच्छा अच्छा, वो वहाँ मौजूद और लड़कियों की तरह नज़ाकतों का मुजाहिरा नहीं कर रही थी। इसने प्लेट भर कर बारबेक्यू निकाला था और साइड में बैठकर खाना शुरू हो चुकी थी। अभी वो खाना खा ही रही थी कि उसने एक लड़की को अपने बराबर वाले सोफे पर नीम बेहोशी की हालत में लटके देखा। कितना मज़े का एहसास है ये, वो ठंडी आह भर कर आंखें मूंदते हुए बोली। जूनी इसे उलझी निगाह से देखने लगी, फिर निगाह सामने की जानिब गई, जहाँ 3-4 लड़कियों को एक साथ बैठकर पाइप नुमा चीज को मुंह में ले जाकर हक्के की तरह पीते और फिर मुंह से धुएं निकालते देखा। शायद ये हक्के की तरह है, इन्हीं होम में धुन तहलील करते देख वो मुंह कराहत के साथ बड़बड़ाई। उसने पहली बार लड़कियों को शीशा नोशी करते देखा था, मजीद खाना कंटिन्यू रखना अब मुमकिन ना था। इसे कराहत महसूस होने लगी थी। वो उठकर ताज़ी हुआ खाने वाओ इस लाउड म्यूजिक से निजात के लिए बाहर आ गई थी। बाहर आए तो रेस स्टार्ट थी। काफी हुजूम जुमा था लड़के लड़कियों का, जो शाह मीर का नाम ले लेकर चीर अब कर रहे थे। ये सब शाह मीर क्यों कर रहे हैं? वो नासमझी से बराबर में खड़े लड़के से पूछने लगी। वो मुड़ा तो अपने बराबर में जूनी को देख मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो हमेशा से विनर रहा है इस रेस का। वो मुस्कुराते हुए फखराना अंदाज में बताने लगा। अंधुम में काना राजा, वो तनज़ किए बगैर ना रह सकी। जिसे सुन दानियाल की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। तुम शाह मीर की कजिन हो ना? इसने अंदाज़ा लगाने वाले तर्ज में इस्तिफसार किया। बदकिस्मती से वो इस बात में सर हिलाकर मुंह बसूरते हुए दानियाल इसे मुंह बसूरते देख फिर मुस्कुराया। वो बहुत क्यूट सी लगी उसे, जो दूसरी लड़कियों से कदरे मुख्तलिफ थी। उसी लम्हे रेस लगाते हुए शाह मीर की निगाह जूनी पर पड़ी, जो दानियाल के साथ बातें करती नजर आ रही थी। दिल में जैसे आग लगी। इसका सारा ध्यान अपनी रेस से हटकर जूनी पर मरकूज हो गया।
ये शाह मीर को क्या हवा है, इसकी गाड़ी अचानक स्लो क्यों होगी। शाह मीर की गाड़ी पर पैसा लगाए हुए लोग परेशान होकर एक दूसरे से पूछने लगे। वो आज तक कोई रेस नहीं हारा था। तब ही इस पर सबसे ज्यादा बोली लगी हुई थी। इसे किया हवा है अचानक। दानियाल भी फकरमंद होकर उसकी स्लो गाड़ी की जानिब देखते हुए। अफिफ, ध्यान लगाओ शाह मीर, इसने यकदम अपना सर झटका और पहले से ज्यादा तेज रफ्तार के साथ गाड़ी भगाना स्टार्ट की। इसकी गाड़ी हॉर्न से बातें कर रही थी। चीते की स्पीड से वो अपने मुखालिफ रेसर तक पहुंचा था। जब दोनों की गाड़ी बराबर हुई तो शाह मीर ने उसे देख एक आंख दबाकर मगरूर व फातिहाना अंदाज में मुस्कुराया, जैसे इसके लिए ये रेस बच्चों का खेल हो जिसे वो जब चाहे सर कर ले। वो तो बस इसे खुश कर रहा था, आगे जाने देकर। इसकी मुस्कुराहट ने मुकाबिल को जलाकर रख दिया था। इसने दांत पिसते हुए स्पीड बढ़ाई, लेकिन शाह मीर मुखालिफ के देखते ही देखते बिजली की मानिंद आगे निकल गया। यस, हर बार की तरह जीत इसकी हुई थी। वो कार से बाहर निकला तो एक के बाद एक शख्स इससे गले मिलने लगा। ये मक्खियां हर वक्त शहद पर ऐसे ही छाई रहती हैं। जूनी की आंखें हैरत से बाहर अबल आने को थीं। शाह मीर से एक के बाद एक लड़की को धड़ल्ले से गले मिलते देख फिर इस पर बिगड़ील शहजादे की फराख दिल्ली का मुजाहिरा भी कमाल था। हर एक के ऐसे गले लग रहा था जैसे दुनिया में सबसे प्यारी वो ही हो उसे। जूनी की आंखों में उभरी हैरत पड़ एनी मुस्कुराते हुए बोली, बेहिया गधा। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई, जबकि मुकाबिल उनगिनत हसीनाओं के घेरे में होने के बावजूद आंखों से उसी पर निगाह जमाए हुए था। जारी है।